हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी का एक वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं जो आपके 22 फरवरी 2024 को 100% ऐसे ही पेपर आएगा। इसमें बताए गए जो जितने भी प्रश्न हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। पेपर है, वायरल पेपर है, 100% ऐसे ही आपका आएगा पेपर 22 फरवरी 2024 को। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं और उनका टारगेट है 100 में से 100 नंबर लेकर आना हिंदी में। ये जो पेपर है, ये पेपर को हम आपको हल करके बताएंगे, यानी इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। यहाँ पर देखिए, अनुक्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है, नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अनुक्रमांक और नाम ये लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ ये पेपर जो है आप अपने घर पर लेकर चले आएंगे। 319 MP ये पेपर कोड है, आप लिख लीजिए। उसके बाद में ये हिंदी का है 2024 बोर्ड एग्जाम का। समझ में आ गया? समय यहाँ पर देख लीजिए 15 मिनट, यानी 3 घंटा 15 मिनट समय है। सभी सब्जेक्ट के लिए यही समय निर्धारित है। उसके बाद में देखिए नोट में कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी ये जो पेपर है, पेपर को क्या 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए निर्धारित है क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट समय दिया हुआ है। नोट में दिया है कि इसमें 2 खंड है, यानी खंड का, जैसा कि आप शुरुआत में देख सकते हैं, जो कि खंड का और खंड खा। खंड का में आपका क्या है 50 नंबर का, फिर खंड खा में आपका 50 नंबर का। तो टोटल आपका 100 नंबर का मार्क्स जो है कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 50 नंबर का कैसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जो क्वेश्चन है कैसे कंप्लीट करेंगे हम चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका शुरुआत होगा बहुविकल्पीय प्रश्न से। बहुविकल्पीय प्रश्न से आपका सबसे पहले शुरुआत होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी अभी से क्या है बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में शुरुआत में यही आएगा। और क्या है, एग्जामिनर के मन में एक पॉजिटिव पॉइंट लाना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले क्या है, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर सही सही देना सीखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्नोत्तर नंबर पहले का प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है ये आपको बताना है। पहला नंबर प्रश्न है। तो जो भारतेंदु युग के लेखक है, 4 आपके पास ऑप्शंस है, इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू आपको बताना है। तो भारतेंदु युग के लेखक कौन हो जाएंगे, तो वो आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाएंगे, जो कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। खा नंबर देखिए, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी, लाला श्रीनिवास दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या गुलाब राय। चाचा यहाँ पर आ चुका है, गुलाब राय होना चाहिए, तो गुलाब राय आ चुका है। तो यहाँ पर मतलब खा में से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। गुलाब राय हो जाएंगे, जो कि साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं। उसके बाद में देखिए गा नंबर क्या पूछा गया है। देखिए गद्य से आपका क्या है 5 प्रश्न होगा, फिर पद्य से 5 प्रश्न होगा। गद्य मतलब लेखक से रिलेटेड, लेखक की रचनाएं, लेखक से सारी चीजें जुड़ी रहेंगी। गा नंबर है, निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार माना जाता है। तो ललित निबंधकार किसे माना जाता है, कुबेर नाथ राय को। याद रखिएगा, कुबेर नाथ राय को ललित निबंधकार माना जाता है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न घा नंबर में देखिए क्या पूछा गया है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है। यहाँ पर देखिए संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। ये मैं दिखा दूं, रुकिए। हाँ, अब ये देखिए आप, तो इनमें से जो आपका 4 ऑप्शन से देख लीजिए, चारों ऑप्शंस के थ्रू आपको बताना है। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वो आपका रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। समझ में आ गया? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कीजिए क्योंकि एग्जामिनर को एक पॉजिटिव पॉइंट देना चाहते हैं। आपने कॉपी कितनी भी अच्छी लिखी हुई लेकिन शुरुआत में ही गड़बड़ कर दिया, यानी शुरुआत में ही आपने अच्छे से कॉपी नहीं लिखी है, काट पीट किया है, प्रश्न का उत्तर सही से नहीं दिया है, तो वहाँ पर एग्जामिनर क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपको कॉपी पर और वो पूरा चेक नहीं करेगा, यानी मन लगाकर चेक नहीं करेगा। जहाँ देने का नंबर 4 नंबर, वहाँ पर आपको 2 नंबर या 3 नंबर देकर जाएगा। तो इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है। उसके बाद में देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, हिंदी की पहली आत्मकथा है कौन सी है। हिंदी की जो पहली आपकी आत्मकथा है ये कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है, 10 ऑब्जेक्टिव होता है, 10 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, तो एक एक नंबर को क्या है एक प्रकार से संजोगना सीखी। तो अगला नंबर जो है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, तो उनमें से आपका ए हो जाएगा अर्धकथा बनारसी दास जैन कृति, जो कि 1641 में, जो कि ये क्या है, जो हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्धकथा, ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद में देखिए
6 नंबर प्रश्न, अब ये हमारा पद से यानी पद से जितने भी प्रश्न बनेंगे 5 प्रश्न पद से रहेंगे, तो पांचों प्रश्न यानी कवि से रिलेटेड आपके इसमें पूछे जाएंगे। समझ में आ गया। 1 नंबर का प्रश्न है, देखिए 6 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया कि भक्ति काल की रचना है, भक्ति काल की कौन सी रचना है। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का आपका बी हो जाएगा, विनय पत्रिका हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। खा नंबर देखिए, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है। उर्वशी है, पल्लव है, परिमल है, कामायनी है, कौन सी है ये आपको बताना है। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, खा नंबर का सही विकल्प क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वो आपका हो जाएगा पल्लव, पल्लव हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की रचना। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, गा नंबर, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, यानी जो छायावादोत्तर काल की पत्रिका है वो कौन सी है, तो ये आपको बताना है। तो इनमें से डी हो जाएगा, कादम्बनी हो जाएगा, जो कि छायावाद काल की पत्रिका है। घा नंबर देखिए, नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं, जो नई कविता काव्य संकलन है इसके जो संपादक है कौन है ये आपको बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इन्हीं के थ्रू बताना है। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, सेम टू सेम 100% आपका ऐसे ही पेपर आएगा जो आज की इस वीडियो में बताएंगी। बस आपका क्वेश्चन क्या है चेंज रहेगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज रहेगा, थोड़ा बहुत इस मॉडल पेपर से भी लिया गया है। और जितने भी मॉडल पेपर मैं तैयार करा रहा हूँ उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे, बस तैयार करते जाइए, सारे का क्वेश्चन आप तैयार करते जाइए। तो इनमें से देखिए जो घा नंबर है इनमें से आपका बी हो जाएगा, क्या है, डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी हो जाएंगे नई कविता काव्य संकलन के संपादक। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं। जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं ये किस काव्यधारा के कवि हैं। छायावादी, प्रगतिवादी, यहाँ पर प्रगतिवादी होनी चाहिए, देखिए प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या नई कविता। तो इनमें से जो 18 नंबर क्वेश्चन है इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रगतिवादी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी क्या काव्यधारा के कवि हैं। 1 नंबर होगा। तो टोटल जो हमारा 10 क्वेश्चन था वो हमने बहुविकल्पीय के कंप्लीट कर दिया है। समझ में आ गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए बहुविकल्पीय को। उसके बाद में देखिए हमारा तीसरा क्या आ जाता है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 आपका गद्यांश दिया होगा जो कि क्या है 10 नंबर का दिया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रश्न पूछेगा इसके, ये देखिए 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न यानी 2-2 नंबर का है। याद रखिएगा 2-2 नंबर का आपका पांचों प्रश्न है। तो 2-2 नंबर का 5 प्रश्न, 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 नंबर का आपका एक गद्यांश होता है। और बोर्ड एग्जाम में आपका 2 गद्यांश दिया जाएगा अथवा करके, यानी दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आता हो वो आप कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला गद्यांश कि प्रकृति यह है कि क्या है, प्रकृति यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था जो गर्वीली थी, हार मानने का प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका क्या स्मरण घृणा साथ किया गया है और जो सहज ही मित्र बन गई। यहाँ पर देखिए ये आपने गद्यांश को पढ़ा। अब मान लीजिए कि आपको चैप्टर का नाम इसका पता है, जैसा कि यहाँ पर हमें क्या है सिर्फ प्रश्नों का उत्तर देना है, फालतू चीज़ें हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है 2 नंबर का है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे। यानी जो उपयुक्त गद्यांश दिया हुआ है इसके पाठ और लेखक का हमें क्या नाम लिखना है, हमें नाम लिखना है। समझ में आ गया। हमें नाम क्या लिखना है, तो देखिए हमें सबसे पहले इसको पहचानना होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा अशोक का फूल हो जाएगा, जो कि ये लिया हुआ है। यानी जो चैप्टर यहाँ पर देखिए पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिकृष्टता कंदर्प देवता की होती है, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए जब आप पूरा पढ़ेंगे गद्यांश को तो आपको क्लू मिल जाएगा कि किस चैप्टर से लिया हुआ है। समझ में आ गया। अब ये अशोक के फूल से लिया गया है और इसके लेखक हमें बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग हमारे क्या है होशियार स्टूडेंट हो, आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तो इसका आपको आंसर पता होगा। अशोक के फूल किस चैप्टर से, यानी इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। समझ में आ गया। तो जो हमारा 2 नंबर प्रश्न था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखना है हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया अपने चैनल पर कि कैसे संदर्भ आपको लिखना है, जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा वो वीडियो। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है संदर्भ। 2 नंबर तो आपका ये कन्फर्म हो गया, क्योंकि चैप्टर का नाम जो हमारा है अशोक का फूल और इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब मान लीजिए कि आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा,
ऊपर वाला प्रश्न नहीं आता तो आप ये वाला कर लीजिएगा जो कि निंदा रस से लिया गया है। इसके भी लेखक हमें बताने की आवश्यकता नहीं, जो कि हरिशंकर परसाई जी हैं। समझ में आ गया, हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं। देखिए यहाँ पर कुल्लू मिल गया हमें शुरुआत में ही कि निंदा रस से लिया गया है। समझ में आ गया। तो जब आप पढ़ेंगे पूरा गद्यांश को कंप्लीटली, जो आपका 15 मिनट दिया जाता है यही करने के लिए दिया जाता है कि पेपर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आता है उसको आप समझ लीजिए, जो नहीं आता उसको भी आप समझ लीजिए। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपका 5-5 प्रश्न दिए होंगे, दोनों में से किसी एक को करना है अथवा लगा है। यहाँ पर जो 2 प्रश्न है वो कंपलसरी होता है। यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या और उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, ये 2 प्रश्न आपको गद्यांश और पद्यांश में हर एक चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम और ये रेखा खींची हुई है। रेखा किस चीज़ की खींची हुई है ये देखिए, असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके क्या है अधिकृष्टता कंद्रप, यहाँ पर देखिए कंद्रप देवता की होती है। इसे क्या है मदनोत्सव कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी, इसकी मीनिंग बताना कि लेखक आचार्य हजारी प्रसाद जी कहना क्या चाहते हैं। अब उसके बाद में देखिए बाकी का जो आपका 3 ये प्रश्न होगा ये इसी गद्यांश से रिलेटेड होगा। इसका आंसर आपको देना है और इसी में आपको मिल जाएगा जब आप पूरा देखेंगे, यानी ढूंढेंगे आराम से, प्यार से वीडियो को रोक कर भी आप ढूंढ लीजिए और आपकी बुक और क्वेश्चन बैंक में भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अशोक का फूल जो आपका चैप्टर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपका राष्ट्र के स्वरूप जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सारे गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, इनमें ही से आएगा और 10 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। बस आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए निंदा रस का आ जाता है। निंदा रस के भी 5 प्रश्न दिए हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 5 प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको निंदा रस सबसे सरल लग रहा है और ये आपको इसका आंसर पूरा कंप्लीटली पता है। टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या है टाइम वेस्ट करेंगे तो एक एक क्या है आपका पल, एक एक टाइम, आपका एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि आपको सारे प्रश्न को हल करना है। और हिंदी जितना आप लोग आसान समझते हैं उतना है नहीं। इसमें क्या है आप मन चाहा नंबर ला सकते हैं, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखिए निंदा रस से है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया ये देखिए कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो हरि जो इसका नाम है हरिशंकर परसाई के लेखक का नाम है। समझ में आ गया, हरिशंकर परसाई जी इनके लेखक का नाम है। और जो चैप्टर का नाम है निंदा रस, क्या नाम है निंदा रस, ये आपको याद रखना है। निंदा रस इनके चैप्टर का नाम है और इसके जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। उपयुक्त क्या है, उपयुक्त जो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो ये देखिए रेखा जो खींची हुई है कि इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना क्या है उगाया अन्न वे महल और विनय बोए क्या है फल मिलते हैं। आक्रमणता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसीलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें क्या है ईर्ष्या होती है। समझ में आ गया। इंद्र बड़ा क्या है, यहाँ पर देखिए इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। तो इसका आपको क्या है, इसका जो यानी हरिशंकर जो परसाई जी ने कहा है, इसका आपको मीनिंग बताना है कि ये क्या होता है क्या एक्चुअली में। समझ में आ गया। तो ये जो 2 प्रश्न कंपलसरी हैं, ये आपके हर एक गद्यांश और पद्यांश में पूछी जाएंगी। काव्य वाले में शीर्षक में पूछा जाएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बाकी का ये जो 3 प्रश्न है इसी से रिलेटेड है और इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। बस आप क्या आराम से बैठ कर पढ़ लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। आप ढूंढेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। हमने तरीका भी बताया कि कैसे आपको क्या है गद्यांश को पहचानना है और कैसे जो आपका ये 3 प्रश्न दिया हुआ है जो कि 6 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, किस तरह से इसका आपको आंसर मिलेगा, ये आप जरूर देख लीजिएगा। समझ में आ गया। इसको हमने वीडियो बनाया रखा हुआ कि कैसे आपको गद्यांश को पहचानना है, जाकर आप जरूर वीडियो देखिए और काफ़ी हेल्पफुल है इस वीडियो, यानी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके ये आपका आ चुका है पद्यांश। यहाँ पर देखिए आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 नंबर का ये भी आपका क्या है पद्यांश पूछा गया है और इससे भी जुड़े 5 प्रश्न दिए हुए हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें पद्यांश को पढ़ना है। पद्यांश क्या दिया हुआ है कि निकास कमंडल ते उमड़ नवमंडल खंडति धाई धार अपार वेग शोभाऊ बिह इतन, यहाँ पर देखिए विढंदित। तो इसके बारे में क्या है, निकास कमंडल थे उमाड़ नवमंडल खंडात, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ लिखना है। क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। एक प्रकार से संदर्भ कैसे लिखना है, यानी इसका चैप्टर का नाम बताना है। तो देखिए यानी ये जो आपका पद्यांश लिया गया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस चैप्टर से लिया गया है। इस पद्यांश का नाम है गंगा अवतरण। क्या है, गंगा अवतरण। इसके लेखक यानी इसके कवि की बताने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता होगा। नहीं पता तो जान लीजिए जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। कौन है, जगन्नाथ। यहाँ पर देखिए जगन्नाथ
जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। समझ में आ गया, शॉर्ट में नाम आप समझ लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, यानी यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक इसकी क्या है व्याख्या करनी, इसका मीनिंग बताना कि कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद में देखिए, गंगा के कमंडल से निकलने के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बाकी का जो 3 प्रश्न है आपके इसी पददान से संबंधित रहेंगे, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और देखिए, जो गंगा अवतरण चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी देखिए मैं जो इस वीडियो में यानी इस मॉडल पेपर को मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडल पेपर से सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो आपका हिंदी जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गया। और 100% आपका ऐसा ही पेपर आएगा, याद रखिएगा। 22 फरवरी को डेट याद रखिए, 22 फरवरी 2024 को आपका पेपर होने वाला है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का। सबसे फर्स्ट जो आपका पेपर होगा वो आपका हिंदी का ही होगा, तो हिंदी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, पदनांश में भी भैया वही सारा सिस्टम रहता है, अथवा वाला। अब मान लीजिए वो ऊपर वाला नहीं आ रहा तो आप ये वाला कर लीजिएगा, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का गीत है। इनका है जयशंकर प्रसाद जी का कि बीती बिभावरी जागरी अनबर क्या अंबर पनघर पे डुबो रही, ताराघट ऊषा नगरी, यहाँ पर देखिए नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किशलय का अंचल डोल रहा, लो ये क्या लतिका भी भर अलाई, और मधु मुकुल नवा रस गरारी। यानी इसके बारे में आपको बताना है, गीत है। और इसमें भी 5 प्रश्न दिए हुए मैं आपको दिखा दूं ताकि आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर रहे। ये देखिए, इसमें भी क्या है 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि उपयुक्त पदनांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखे। तो गीत इनका चैप्टर का नाम है, जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ तक जो बीती विभावरी जागरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीता विभावरी जाग से यहाँ से लेकर उषा नगरी तक आपको का इसका मीनिंग बताना है, जो कि जयशंकर प्रसाद के अनुसार पूरा व्याख्या करना है। बाकी का जो 3 प्रश्न है इसी पददान से संबंधित है, इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, नहीं तो आप हल कर लीजिएगा। देखिए, इसको हल करना है हमें, कैसे हल करना है हमने तरीका बता रखा हूँ अपने चैनल पर, जाकर आप देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक हमारा आ जाता है, क्या है ये देखिए 5 का नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। किन्हीं एक का देना है, जैसा कि यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा है प्रो जी सुंदर रेड्डी जी, और चौथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो ये जो चारों जीवन परिचय है, लेखक का जीवन परिचय मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों को तैयार कर लेना है। और जो आपका जीवन परिचय में होता है 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चारों को तैयार कर लेना है और 5 नंबर अपना फिक्स कर लेना है। उसके बाद में देखिए नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है, उनकी क्या है रचनाओं का उल्लेख करना है, जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है। तो 5-5 नंबर का, 5 नंबर आपके लेखक का, 5 नंबर कवि का होता है। तो जितने भी बताए गए इसमें क्या है जीवन परिचय है, आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि कौन सा कहाँ से पूछ लिया जाए किसी को पता नहीं है। और आप लोग क्या पेपर देने के बाद में आकर कहेंगे कि सर ये आपका क्वेश्चन नहीं आया था, तो हम आपसे कहेंगे क्या कि आप हमें हमारे पास पेपर भेजिए हिंदी का, और हम आपको वो सारे प्रश्न बताएंगे जो अपनी वीडियोज में हमने बता रखा हूँ। समझ में आ गया? तो आपको सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। समझ में आ गया? तो ये 5 नंबर लेखक में है। 5 नंबर कवि में ये आपका आ जाता है जीवन परिचय, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर, तो कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए अथवा 2 बार लगा हुआ है, तो देखिए दोनों में से जैसे मान लीजिए कि आपको पंचलाइट बहादुर का नहीं आता, तो आप कर्मनाशा की हार के प्रमुख पात्र, कर्मनाशा की हार के प्रमुख पात्र कौन है? भौरे पांडे जी। भौरे पांडे का चरित्र चित्रण कर सकते हैं, इस पर हमने वीडियो बना रखा हूँ ऑलरेडी, तैयार कर लीजिएगा। और जो ये आपका टॉपिक है कहानी से रिलेटेड, ये आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। किसी का भी तैयार कर लीजिए, ये याद रखिएगा कि 5 नंबर इसमें आपका फिक्स है, कहीं जाएगा नहीं। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 80 शब्दों में देना है। 5 नंबर का आपका ये प्रश्न है। समझ में आ गया? यहाँ पर ये 5 नंबर का प्रश्न है और अधिकतम जो शब्द सीमा है 80 शब्दों में इसका आपको आंसर देना है खंड काव्य का। समझ में आ गया? ये देखिए अब इसमें आप देख सकते हैं
ये आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, यानी जो यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्या होता है, जो वो होता है यानी खंड काव्य होता है। जैसे कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है त्यागपथी, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो चल रहा होगा कमेंट कीजिएगा, हम आप पर उन्हीं उस चीज़ पर, उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। समझ में आ गया? ये सारे का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, स्वापतित खंड काव्य, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। 5 नंबर भी इसमें भी आपको फिक्स कर लेना है। समझ में आ गया? देखिए अगला, देखिए क्या है, अब हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा 50 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। 50 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जो कि गद्य से रिलेटेड है। अब हमारा जिस तरह से इंग्लिश ग्रामर होता है उस तरह से क्या है, हिंदी ग्रामर भी होता है, हिंदी व्याकरण भी होता है। तो अब हमारा खंड खा यहाँ से पूरा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, और खंड खा में भी हमें क्या है 50 नंबर का सामना करना पड़ेगा। 50 नंबर हमें इसमें भी लाना है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 का नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जिस तरह से आपका हिंदी में गद्य और पद्य होता था, सेम इसी प्रकार से संस्कृत में भी गद्यांश है, जो कि संस्कृत का गद्यांश है। यहाँ पर आपको प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ उसी आंसर में दिया जाएगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर आपको संदर्भ बताना है, 2 दिए हुए हैं, इसमें भी अथवा लगा है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या हमें संदर्भ देना है, यानी इसका चैप्टर का नाम बताना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, और इसका हमें हिंदी में मीनिंग निकालना है, यानी ये संस्कृत में दिया है, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश अतीते प्रथम कल्पे जना, तो इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारे क्या है लेजेंड स्टूडेंट हैं, और इसका आंसर आपको पता होगा। समझ में आ गया? देखिए जातक कथा, नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप जान लो। देखिए जातक कथा से आपका ये लिया गया है। उल्लू का जातकम, उल्लू का जातकम, इससे आपका जो संस्कृत का गद्यांश से लिया गया है। अब देखिए दोनों में से करना है आपको, किसी एक को करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। 2 नंबर आपको दिया जाएगा क्या, संदर्भ के लिए। 5 नंबर हिंदी में जब आप अनुवाद करेंगे तब टोटल जाकर मिलाकर 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमें करना क्या है, इसका पूरा हिंदी में मीनिंग निकालना है। कैसे निकालना है, हमने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना रखा हूँ, जाकर आप डिटेल में वीडियो देखेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और ये वाला चैप्टर का नाम भी आप जान लीजिए, महामना मालवीय से लिया गया है। महामना मालवीय, समझ में आ गया? इस चैप्टर का नाम भी है, और इसका पूरा आपको हिंदी में कैसे लिखना है, हिंदी में कैसे मीनिंग निकालना है, हमने वीडियो बना दिया है, जाकर आप देख लीजिएगा। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए जिस तरह से हमारा गद्य और पद्य होता है, तो ये गद्य हो गया, यानी गद्य संस्कृत हो गया। अब हमारा पद्यांश श्लोक भी याद रखिए। देखिए निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में संदर्भ अनुवाद कीजिए, श्लोक कह लीजिए या पद्यांश कह लीजिए। समझ में आ गया? दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पर श्लोक कहा जाएगा। 7 नंबर का ये भी होता है, और ये भी, इसमें भी 2 आपका होता है, यानी इसमें भी अथवा करके 2 पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं दिखा दूं, ये देखिए, समझ में आ गया? दोनों एक ही है, अथवा लगा है। इसमें भी क्या है, आपको हिंदी में संदर्भ अनुवाद करना है, यानी इसका अनुवाद करना किस चैप्टर से लिया गया। तो मैं बता दूं, ये जो आपका श्लोक है ये वाला, ये निपर्त दिलीप, मैं नाम लिख देता हूँ, इससे लिया गया है। अथवा वाला जो लिया गया है दूत वाक्यम, नाम याद कर लीजिए, जो हमारा 2024 के साहित्यिक हिंदी में जो नया ऐड हुआ है, पत्र लेखन भी हमारा ऐड हुआ है इस साल। तो जो नया नया टॉपिक ऐड हुआ है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए तो इसमें देखिए क्या है, जो अथवा लगा है, तो इनमें जो आपका दूत वाक्यम हो जाएगा, दूत वाक्यम सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है, उसके बाद में जातक कथा, ये सारी जो टॉपिक है आपको तैयार कर लेना है। इन्हीं से आपका जो श्लोक आएगा, बाहरी नहीं आएगा। ये दूत वाक्यम से हो गया। 9 नंबर है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। अब 2 का देना है तो इसमें लिए आपको 4 नंबर दिए जाएगा, यानी 2 का दे दीजिए, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर मैं आपको दे दूँ, 2 ही का देना है तो मैं 2 ही का दूंगा। 4 पूछा गया, जो आपको अच्छा लगे उसका आंसर आप दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैत्रेय कस्य पत्नी अस्ति, मैत्रेय कश्य पत्नी अस्ति, तो मैत्रेय याज्ञवल्क्य कश्य पत्नी अस्ति, यानी मैत्री, मैं लिख देता हूँ, राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी उतनी, लेकिन आप क्या है, प्लीज़ आप बोर्ड एग्जाम में राइटिंग से लिखिएगा, और अभी से क्या है उसका घर पर ही आप एक प्रकार से प्रैक्टिकल कीजिए पूरा। देखिए याज्ञवल्क्य पत्नी अस्ति,
समझ में आ गया। इस तरह से आपको लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दोनों में से हमें किसी एक को करना है। तो पांडदूत का अस्त्र, तो पांडदूत श्री कृष्ण अस्त्र, तो इस तरह से हमें यानी पांडव जी भैया श्री कृष्ण के पांडदूत संस्कृत में हमें लिखना है क्योंकि संस्कृत में ही दिया गया है। तो 2 यानी एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्या पूछा गया है कि का नंबर 10 नंबर का है कि करुण रस अथवा हास रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। सबसे पहले देखिए 10 का नंबर पूछा गया है और इसका भी का खा गा में पूछा गया है। करुण रस अथवा हास रस का स्थायी भाव उसकी परिभाषा के हिसाब से दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे आता है करुण रस का परिभाषा, तो मैं आपको सुना देता हूँ। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ कि जथा पंक बिन खग अत दीना फन कविवर कर हीना और असमम जीवन बंद बिन तो ही जो जड़ देव जियामन मोही। ये आपका हो गया जथा पंक बिन। और एक और याद मुझे नहीं आ रहा, एक और हो, लेकिन दोनों में से किसी एक को करना है आपको। 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर आपको क्या है उसका दे दिया जाएगा उदाहरण का। समझ में आ गया। उसके बाद में उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वह रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदोहर राय उदति उदगरी मंच पर और रघुवर बाल पतंग और विकसित संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। तो रूपक अलंकार का दोनों में से किसी एक को करना, लेकिन आप एक ही कीजिएगा। ये नहीं कि आप दोनों करने में लग जाइए, मिलेगा आपको 2 ही नंबर, टाइम उसमें वेस्ट होगा आपका, उसमें एग्जामिनर का कुछ नहीं जाएगा। छंद में देखिए, छंद और रोला में, रोला और छंद में क्या सम्मात्रिक छंद, इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16-16 या इसमें मात्राएं होती हैं, हमने वीडियो बना रखा है। देखिए जो तीनों टॉपिक है आपका, तीनों टॉपिक पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें आपको 6 नंबर जरूर प्राप्त होगा। कैसे हल करना है, करुण रस का परिभाषा और उत्प्रेक्षा रूपक का, छंद और रोला का कैसे परिभाषा देना, उदाहरण कैसे लिखना है, हमने वीडियो बना रखा हूँ अपने चैनल पर, जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो आप किताब से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या है आपको निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है जिसके लिए एग्जामिनर आपको 9 नंबर देगा। कितने नंबर देगा? 9 नंबर देगा। यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि समस्या समाधान पर, दूसरा है विज्ञान वरदान है या अभिश्राप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। उसके बाद में चौथा है आतंकवाद के कारण और निवारण। उसके बाद में 5वां है यहाँ पर देखिए भारतीय समाज में नारी की क्या व्यवस्था, इसके बारे में। यानी ये जो 5 आपका निबंध है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तैयार कर लीजिएगा। देखिए और एक और आपका निबंध आएगा जैसे कि मेलों का आंखें देखा वर्णन, क्रिकेट का आंखें देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन वाला ज़्यादा आएगा। तो जिस तरह से यानी आपने क्रिकेट देखा होगा, सारी चीज़ें आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, 9 नंबर फिक्स कर लीजिएगा। समझ में आ गया। लेकिन ये 5 जो निबंध है तैयार कर लीजिए, आपका 9 नंबर कहीं पर नहीं गया है। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है संधि विच्छेद, जो कि 3 ही पूछा जाएगा। एक नंबर का आपका 3 होगा, 3 नंबर मिल जाएगा। देखिए साइनम का संधि विच्छेद होगा, जो साइनम है इसका जो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इनमें से आपका आ हो जाएगा, से धन अनम हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि साइनम का सही संधि विच्छेद है। उसके बाद में देखिए दूसरा है पवित्रम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसको हमने काफ़ी बार करा चुका हूँ। देखिए ये आपका क्या 1 नंबर का होता है। पवित्रम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पवित्रम का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो पो धन इत्रम हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। पवित्रम का सही संधि विच्छेद। नयनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नय धन अनम हो जाएगा, नयनम का सही संधि विच्छेद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए और मैं भी चैनल पर तैयारी करा रहा हूँ। खा नंबर देखिए पीताम्बरम में समास है, पीताम्बरम में कौन सा समास है, कर्मधारण समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास या बहुवीर्य समास। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारण समास है। ये भी आपका 1 नंबर का 2 पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही 2 प्रश्न लिख दिया है। ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पेपर को आपको भी सॉल्व करना चाहिए। वीडियो को रोक कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं और मेरे बताए गए तरीक़ों से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस पेपर को मैंने पूरा हल करके आपको बताया है। 100 में से 100 लेकर आना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा हिंदी में, और हिंदी में आप इतना मेहनत कीजिए ताकि आपका 100 में से 99 1 नंबर भी एग्जामिनर देने पर मजबूर हो जाए। लेकिन देखिए काफ़ी विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन जो टॉपर है, टॉपर भी यही कहता है। टॉपर कैसे, वो इम्पॉसिबल शब्द टॉपर में होता है नहीं है, उसमें क्या आ जाता है, आई को हटकर पी आ जाता है, पॉसिबल।
इम्पॉसिबल की जगह पर पॉसिबल आ जाता है, और वो उसके लिए 99 नंबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, आपको जितना परसेंट लाना है 85 95 जो भी लाना चाहते हैं उसके लिए आप मेहनत कीजिए, प्रिपेयर कर दिए, अपने पेपर को तैयार कीजिए। कुपुत्र में समास है, कौन सा समास है देखिए यहाँ पर देखिए, पीताम्बरम में समास कर्मधारण, कुपुत्र में कौन सा समास है ये आपको बताना है, तो कुपुत्र में आपका कर्मधारण समास भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए श्रीमती शब्द में प्रत्यय, जो साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं, साहित्यिक हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनमें क्या है ऐसे ही आएगा, प्रत्यय आएगा। इसमें क्या है आपका संध विच्छेद, प्रत्यय और समास और विभक्ति परिचय, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर देखिए श्रीमती शब्द में प्रत्यय कौन सा है, श्रीमती जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो मतुप हो जाएगा, श्रीमती शब्द में मतुप प्रत्यय है। उसके बाद में देखिए नित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, नित्वा शब्द में प्रत्यय आपका हो जाएगा कत्वा, नित्वा कत्वा। समझ में आ गया, एक एक नंबर है ये भी। अब देखिए खा नंबर हमारा आ गया है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखिए। यानी जो रेखांकित पद है इन्हीं में से किसी एक पर क्या विभक्त उसके संबंधित नियम यानी उसका सूत्र लिखना हमें। 2 नंबर का है, किसी एक का करना हमें। 3 दिए हुए हैं, जिसे ग्रामापरिता उप क्या है उपवन्नान संति, ग्रामापरिता उपनान संत और सापादेन खज अस्ति। तो यहाँ पर हमें किसी एक का करना, जैसे कि यहाँ पर गांव की ओर, जिसे हम मान लीजिए ये वाला कर लें, तो इसका हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ लेकिन मैं इसका आंसर दे देता हूँ। गांव के सब ओर उपवन है, गांव की सब ओर उपवन क्या है, गांव के सब ओर उपवन है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या बताना है इसका, हमें क्या एक प्रकार से यहाँ पर देखिए नियम, नियम क्या इसका हमें सूत्र बताना है। तो अभिता परिता समय, यहाँ पर देखिए अभिता परिता आ गया है, यहाँ पर अभिता भी आ सकता था। तो इसका जो सूत्र है वो अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगी, आपने सुन लिया हमारी ऑडियो से, हमारी वॉइस से, वही इसका सूत्र है। विभक्ति आपका आ जाएगा, कौन सा विभक्त आ जाएगा, ये आपका द्वितीय विभक्त आ जाएगा, याद रखिएगा द्वितीय विभक्त आ जाएगा ये वाला, समझ में आ गया, ये आपका द्वितीय विभक्त आ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ कि सा पादेन खज्र अस्त्र, तो ये जो आपका पूछा गया सा पादेन खज्र अस्त्र, ये आपका क्या सा है, ये आपका शापादेन खज्र अस्त्र, तो ये आपका यणा विकार तृतीय विभक्ति है, यणा विकार तृतीय विभक्त है, याद रखिएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों में से किसी एक का करना है, यहाँ पर हमने एक का कर दिया है। ये वाला आपका आ जाएगा जो सूत्र है, यणा विकारे तृतीय विभक्ति है, इनमें भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए हमारा जो नया टॉपिक ऐड हुआ है 2024 के न्यू सिलेबस के आधार पर साहित्यिक हिंदी में, वो यही टॉपिक ऐड है। यहाँ पर देखिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। 8 नंबर का आपका होता है, 2 दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक का कर लीजिए। मान लीजिए ये वाला कर लीजिए, आपका एक मित्र शिमला में रहता है, आप उसके आमंत्रण पर क्या है ग्रीष्म अवकाश में वहाँ गए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद उठाया था। वो क्या है यहाँ पर देखिए उठाया था। घर वापस लौटने पर क्या कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। समझ में आ गया, यानी दोनों में से किसी एक का आपको करना है। 8 नंबर फिक्स कर लीजिए, नया टॉपिक ऐड हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, हमारा जो पूरा कंप्लीट हो चुका है पेपर के हमने सारे टॉपिक को बता दिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया है, और इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है सारे को तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी मैं पेपर सॉल्व कराता रहूँगा, और आपका जो हिंदी की तैयारी है वो मैं नेक्स्ट लेवल लेकर जाऊँगा। बस आप हिंदी को हल्के में मत लीजिए, सारे प्रश्नों को तैयार कीजिए।